हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने इस सीरीज में संग्रहित किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीपीएससी का जो पैटर्न है ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित 67th और 68th दोनों से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का यानी कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मो बस सेवा शुरू की, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ओडिशा के राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्राधिकरण ने स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और महिला सवारों के लिए सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2018 में मो बस सेवा की शुरुआत की थी। इसे हाल ही में 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मो बस सेवा कब उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो 2018 में ही इसको शुरू किया था और इस वर्ष 2022 में जो है इसको संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है और हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। बताइए। तो देखिए, जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह जो है यह 25.5 मीटर लंबा रॉकेट है जो 220 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट जो है यह इब्राहिम रईसी हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन है फ्रेंड्स। तो इब्राहिम रईसी हैं ईरान के राष्ट्रपति। इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, यानी कि मेजबानी करेगा। अच्छा, 2023 में इसका आयोजन G20 का भारत में होगा। 2022 में कौन सा देश कर रहा है? तो इंडोनेशिया कर रहा है। कौन कर रहा है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा। और यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है इसकी मेजबानी इसको सौंपी गई है? तो यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को विदेश मंत्रालय के द्वारा 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बैठकों के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सही मायने में यह जो सीरीज है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए लाभप्रद है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है? कैपस्टोन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिस लूनर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस लूनर। ठीक है, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। और देखिए, इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा ने हाल ही में 25 किलो वजन वाला एक उपग्रह कैपस्टोन को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है
चलिए, जाक्सा जापान की है, इसरो इंडिया की है और रोसकॉस्मोस जो है ये रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके बाद देखिएगा कि PSLV C-53, अच्छा PSLV का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखेंगे। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो S सोमनाथ हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किसने किया है? यह किया है DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जो है कर्नाटक में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का पहला उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम नाम से जो है किस संस्थान ने एक पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने परीक्षा संगम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से? स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय। स्कूल गंगा रखा गया है, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका CBSE हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सभी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह मैंने किया हुआ है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2022 के लिए 3 मापदंडों के आधार पर रैंक किया गया है। 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओडिशा सबसे ऊपर है। 14 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और लद्दाख जो है सबसे आखिरी नंबर पर है, ठीक है। बड़े राज्यों में ओडिशा पहले नंबर पर है, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले नंबर पर है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे कि EIO ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट EIO यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर जो है, भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो भारत में जो शहर रहा है वो कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली है। दिल्ली का जो स्थान है वो 100, यहाँ लिख देता हूँ, 40वां स्थान इसको मिला है। अच्छा, सबसे पहले जान लीजिए ये जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो है इसमें पहला स्थान पर कौन सा शहर है? तो ऑस्ट्रिया का वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का कोपेनहेगन है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का जूरिच है, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत में जो सबसे टॉप पर रहा है वो नई दिल्ली रहा है, इसको 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। 141वें नंबर पर मुंबई रहा है, ठीक है। उसके बाद 142वें नंबर पर अहमदाबाद रहा है, सॉरी चेन्नई रहा है, और 143वें पर अहमदाबाद रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बेंगलुरु का स्थान 146 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फील्ड्स मेडल्स जो है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। यह गणित से संबंधित है, याद रखेंगे। हाल ही में यह चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें कुछ लोगों को पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलैयाराजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है किस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? इलैयाराजा जो हैं बताइए कौन है? तो देखिए ये दिग्गज संगीत निर्देशक हैं इलैयाराजा। उसके बाद देखिए एथलीट PT उषा को फिल्म पटकथा लेखक V विजयेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। PT उषा
केरल से हैं, इलैयाराजा तमिलनाडु से हैं, वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से हैं और विजयेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से हैं। राइट आंसर इसका संगीत हो जाएगा। और ये कहाँ से हैं, इनको कहाँ से जो है नॉमिनेट किया गया है, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु से। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस देश ने 30 जनवरी 2022 को अपनी हवासंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने जो है यह लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह लगातार जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते जा रहा है उत्तर कोरिया। यह अपने शक्ति का प्रदर्शन बार बार करता है, आपको पता भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमिताभ कांत के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कल मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, आपको याद होगा नया उपाध्यक्ष सुमन बेरी को जो है चुना गया है। और यहाँ पर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा गया है, तो ये चुने गए हैं परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल भी याद रखना है आपको और महिला एकल का भी खिताब याद रखना है। चलिए तो देखिए राफेल नडाल जो हैं इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल उन्होंने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया। इसके साथ ही राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सबसे ज़्यादा अब राफेल नडाल ने जीत लिया है। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। क्लियर है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने फाइनल में डेनियल कॉलिंस को हराया था। डेनियल कॉलिंस जो हैं ये अमेरिका की हैं, तो ये सब याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ग्राफीन क्या है। ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, साथ ही साथ यह सबसे पतला पदार्थ भी है। ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रासायनिक स्थिरता यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी होती है। यह पारदर्शी है, वजन में हल्का है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, यह केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा यह पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तेलीनीलापुरम, देखिए तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है तेलीनीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी, किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह हाल ही में चर्चा में रहा था। देखिए इस पक्षी अभयारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकल एक प्रजाति है बर्ड का, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। ठीक है, काफ़ी संख्या में इनकी मौत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है यह तेलीनीलापुरम जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर बनेगा, तो यह जो बनेगा बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में, यहाँ मैं लिख देता हूँ लम्हेटा गांव में जो है भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। क्लियर। चलिए जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी यानी कि जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में है। ठीक है, जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। चलिए राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद चलिए किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है।
प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों को निपटाना है। यह एक पोर्टल बनाया गया है जहां लोग अपने लंबित फाइलों की सूचना दे सकेंगे। तो ये असम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। गुजरात का जो है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, बखीरा अब नाम आया है तो याद रखना है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बखीरा उत्तर प्रदेश में है और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले झज्जर में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है। पुनौरा धाम जो है फ्रेंड्स यह बिहार में स्थित है। बिहार स्थित पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। इसे हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। ये सब याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में खबरों में रहे वन ओशियन समिट जो है इसका मेज़बान कौन सा देश है। वन ओशियन समिट, तो इसकी मेज़बानी किया है किसने? फ्रांस ने। फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, बताइए राइट आंसर। भारत जो है इसमें 46वें नंबर पर है, ठीक है। EIU के द्वारा जो है यह जारी किया गया है, ठीक है। और देखिए भारत 46 नंबर पर है। पहले नंबर पर इस पर कौन सा है, तो नॉर्वे और न्यूजीलैंड जो है क्रमशः ये शीर्ष पर 2 देश हैं। और उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान इन सबको सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 46। चलिए आगे बढ़ेंगे कि केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजनाओं की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था, कल भी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। आज आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।